हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हमने देखा था ग्राम्स के अंदर। फिर उसकी एक यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट को देखा था, जो हमने बताया था एक सिंगल एटम का मास रिप्रेजेंट करता है। जो देखने में ऐसा लगता है कि हम जो बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट, वो और एक मोल जो हमने एटॉमिक मास डिफाइन करा था एक मोल के लिए, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज दिखने में सेम होते हैं लेकिन दोनों में फ़र्क है। ग्राम में जो दे रखा है वो एक मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, और AMU एटॉमिक मास यूनिट में जो दे रखा है वो सिंगल एटम को मास को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखा था। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड देन फिर हमने मोल के दो फॉर्मूले देखे थे लास्ट में। एक था नंबर से रिलेटेड कि कोई भी गिवन नंबर ऑफ एटम हमें दे रखे हो उसको Na मतलब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और सेकंड फॉर्मूला हमने देखा था एटॉमिक मास से रिलेटेड कि अब अगर हमें कोई भी एलिमेंट का गिवन मास दे रखा है उसको हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो दो फॉर्मूले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे दो। आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। ठीक है, एटम की बात कर चुके हैं, हम मॉलिक्यूल पे आ रहे हैं और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, सेम लाइन फर्स्ट लेक्चर में मैंने भी बताई थी कि एटम और मॉलिक्यूल में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने बोला था कि एटम ऐसा हो सकता है कि वो नेचर के अंदर फ्रीली स्टेबल हो, ठीक है, एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल जो नियॉन, एर्गन, ठीक है, जितने भी नोबल गैसेस होती है, ठीक है, तो ये जो होती है वो फ्रीली एग्जिस्ट करती है, वो किसी खुद की दूसरे एटम के साथ या और किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो हीलियम, नियॉन, एर्गन, इस तरह की गैसेस जो अपने एक सिंगल एटम के फॉर्म में हाईली स्टेबल होती है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमें पता है H2N2O2, ये सब गैसेस क्या होती है, एक तरीके से अपने इंडिविजुअल अकेले एटम में स्टेबल नहीं होती, ये अपने ही एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो कुछ एटम होते हैं जो फ्रीली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं अपने फ्री स्टेट में, जबकि कुछ स्टेबल नहीं होते, वो अपने ही एटम के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। बट जो मॉलिक्यूल जो बन गया है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा कॉम्बिनेशन से बनता है, दो या दो से ज़्यादा एटम के, वो सेम एटम भी हो सकते हैं, अलग एटम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो CO2। O2 वो दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, ठीक है। P4 फॉस्फोरस, P4 होता है वो चार एटम ऑफ फॉस्फोरस सेम से मिलकर बना है। तो अगर मॉलिक्यूल बना है तो वो हाईली स्टेबल होगा अपनी फ्री स्टेट के अंदर, तभी वो मॉलिक्यूल बना है कंबाइन होकर। तो वही लिखा है, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो एटम की फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन की फ्री एग्जिस्टेंस है, जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल एटम की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, वो H2 या N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की फ्री एग्जिस्टेंस मतलब स्टेबल होते हैं वो। एंड मॉलिक्यूल इज ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल हमेशा कैसे बनते हैं, एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं। ठीक है, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद एक टर्म आता है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, MOLECULARITY। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज एटोमिसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या बताता है, किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। और इसी मॉलिक्यूलरिटी को, ठीक है, कई बार एटोमिसिटी के फॉर्म में भी बोला जाता है किसी अलग अलग बुक्स में। ठीक है, तो एटोमिसिटी बोल दे किसी मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलरिटी बोल दे, दोनों का मीनिंग सेम है। अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो मुझे पता करनी है इस ग्लूकोज की मॉलिक्यूलरिटी या एटोमिसिटी क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी और एटोमिसिटी का मतलब ये होता है कि उसकी एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो भले सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूँ पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, मतलब कार्बन की मॉलिक्यूलरिटी बतानी है ग्लूकोज के अंदर। इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन एटम है, तो मैं बोलूंगा 6। दिख रहा है 6 6। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज, तो बोलूंगा 12। और व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज,
विच इज़ अगेन 6, ठीक है। तो इंडिविजुअल एटम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। और अगर सिंपल ऐसा बोलते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलिटी ऑफ ग्लूकोज, तो फिर ग्लूकोज के अंदर उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं सबका समेशन उसकी मॉलिक्यूलिटी या एटोमिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलिटी और एटोमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल काइंड। तो कार्बन के 6 एटम 6 प्लस हाइड्रोजन के 12 प्लस 12 लिख दिया और ऑक्सीजन के 6 तो प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 24। तो ग्लूकोज की सिंपल मॉलिक्यूलिटी पूछेंगे तब तो 24, और ग्लूकोज में कार्बन की मॉलिक्यूलिटी पूछेंगे तो 6, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन 6, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 12 और विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 6, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो जब तक बोला नहीं गया स्पेसिफिक एक एटम के बारे में तो हम क्या पूरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन हमने लिखे। तो लिखा है कैलकुलेट मॉलिक्यूलिटी ऑफ फॉलोइंग, और फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिखा है मोहर सॉल्ट, ठीक है। ये मोहर सॉल्ट ऑर्गेनिक का एक पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रिएजेंट होता है, नाम शायद सुना होगा आपने पहले। तो इस मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला हमें दे रखा है FeSO4.NH4 ब्रैकेट के बाद ट्वाइस .SO4.6H2। तो इस मॉलिक्यूल की हमें क्या बतानी, मॉलिक्यूलिटी। तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं इस मोहर सॉल्ट की जो हमारा ये मॉलिक्यूल है इसकी मॉलिक्यूलिटी क्या होगी। तो आई होप सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, और सिंपल सी, ठीक है, बेसिक से मैथमेटिक्स है जिसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा ऐड करना था। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मॉलिक्यूलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है, इस पूरा ये एक मॉलिक्यूल है, डॉट 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 लिखा है, ठीक है। तो ये सब पूरा एक मॉलिक्यूल है, लिखने का तरीका है ये। तो ये हम 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। डबल सॉल्ट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलरिटी मुझे बतानी है, एटोमिसिटी बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने वो मुझे सिंपल सा काउंट करना है। तो मैं बस यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट से। मुझे सबसे पहले Fe दिख रहा है जो किसका सिंबल है, आयरन का। तो मैंने सिंपल से ये लिख लिया कि आयरन के एटम कितने हैं। तो आयरन का यहाँ पर एटम क्या है, एक। ये सल्फर, ऑक्सीजन और कई आयरन मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल से आयरन का एटम एक। उसके बाद एस, कैपिटल एस किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फर को। तो मैंने लिख दिया सल्फर के एटम कितने हैं। तो एक तो यहाँ हो गया, उसके अलावा एक यहाँ हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1 + 1 = 2। तो टोटल 2 सल्फर के एटम इस मॉलिक्यूल में। फिर ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं मुझे, 4, ठीक है। फिर यहाँ ऑक्सीजन नहीं, यहाँ दिख रहा है ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर वापस कितने हैं मेरे पास, 4, तो +4 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, और फिर ये ऑक्सीजन आ रहा है, और इस पूरे, ठीक है, इस H2 से पहले 6 लिखा, मतलब 6 H2 के मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 6। तो ये हो गया हमारे पास टोटल 6 ऑक्सीजन। तो 4 + 4 + 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 ऑक्सीजन के एटम, सही है। फिर बात करूंगा मैं नाइट्रोजन की। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन देखो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल 2 बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो एन, इस यहाँ NH4 में एन एक है और इसके बाहर 2 लिखा है, मतलब टोटल कितना हो गए, 2। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं 1 × 2, ठीक है। लिखने का अलग अलग तरीका, डायरेक्ट 2 भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है और ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, तो 1 × 2 इस तरीके से लिख दिया। फिर नाइट्रोजन हो गया। अब मैं आ रहा हूँ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन। इस एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, तो इस पूरे के बाहर 2 लगे हुए, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 8। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 4 × 2। ये तो है इसके लिए। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है। इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 6 में कितने हो जाएंगे, तो बस प्लस करा मैंने 6 × 2। तो यहाँ पर 4 × 2 कितना हो गया, 8 + 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो टोटल कितना हो गया, 20, ठीक है। उसके अलावा सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, बाकी सारे हमने लिख दिए। तो बस टोटल हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और काउंट कर लेंगे इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी है। तो 1 + 2 + 14 + 2 + 20, ठीक है। इन सबको काउंट करना है, तो टोटल सबको ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी, और क्या हम इसको बोल सकते हैं, एटोमिसिटी, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम ही।
तो वो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 14 + 2 + 20। ठीक है, सबका समेशन करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 39। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट इज 39। और अगर यही क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द मॉलिक्यूलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो कितनी हो जाएगी 14, विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 20। ठीक है, इस तरीके से। तो जल्दी से कॉपी करें, फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसकी भी हमें मॉलिक्यूलिटी कैलकुलेट करनी है। इसका कॉमन नेम क्या है, पोटाश एलम बोलते हैं। ठीक है, एलम क्या होता है ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे एस ब्लॉक के अंदर। तो इसका नाम है पोटाश एलम। ये पूरा एक वापस से एक फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मल तो आप जैसे CO2 H2O, ठीक है, H2SO4, ये तो मैं आप कैलकुलेट कर ही लोगे इस सबके इस तरह के। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से। ठीक है, टिपिकल टाइप के जो आपके पास मॉलिक्यूल है उनमें कैसे कैलकुलेट करना, बस वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो नॉर्मल वाले तो आप कर ही लोगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करें और कैलकुलेट करें इसकी मॉलिक्यूलिटी। ठीक है, तो आई होप सब लोग कर पा रहे होंगे अब क्वेश्चंस। तो इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं पोटेशियम। ठीक है, के लिखा है मतलब उसका मतलब क्या, पोटेशियम। और पोटेशियम के कितने हैं 2, और तो कहीं पोटेशियम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है हमारे पास एस मतलब सल्फर। तो सल्फर यहाँ पर कितना है 1, फिर सल्फर यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर 3 लगा, मतलब ये सल्फेट आयन कहलाता है। तो सल्फेट आयन में एक सल्फेट आयन में एक सल्फर है, तो इसके ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है, तो टोटल कितना हो जाएंगे 3। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं +1 × 3, तो कितना हो जाएगा 1 + 3, तो टोटल 4। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन। ओ का मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर के ऑक्सीजन कितना हो गया 4। ठीक है, फिर वापस इस ब्रैकेट के अंदर पूरे सल्फेट आयन, एक सल्फेट आयन में 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो इसके बाहर 3 लगा हुआ है, तो +4 × 3। सही है, तो ये इस सल्फेट आयन में ऑक्सीजन हो गया। फिर H2O पे आ जाओ। ये H2O एक मॉलिक्यूल है, इसके बाहर 24 लगा है, तो मतलब इस पूरे के अंदर 24 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है, तो 24 में कितना हो जाएगा 24, तो +1 × 24। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 12 + 24, तो कितना आ जाएगा 36 + 4 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन। अब आ जाओ एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम 2 ही है यहाँ पर। ठीक है, 2 लिखा हुआ एल्यूमिनियम के नीचे, तो मतलब 2 ही है। ठीक है, और कोई एल्यूमिनियम आ नहीं रहा है। फिर सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो ही गया। ठीक है, कौन रह गया हाइड्रोजन। यहाँ कहीं हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है। तो इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 24 में कितना हो जाएंगे 24 × 2, तो टोटल कितना हो गया 48। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी, या हम क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबको ऐड कर दो, 2 + 4 + 40 + 2 + 48। तो इसको सबको सम करोगे तो कितना आ जाएगा ये 96, इसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड या एटॉमिसिटी से। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है, वो सेम टाइप के हो या अलग अलग, सबको क्या कर देना, सारे एटम का सम कर देना, तो वो आ जाएगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अब आ जाओ मॉलिक्यूल क्या होता है वो हमने देख लिया, मॉलिक्यूलरिटी कैसे कैलकुलेट किया था वो देख लिया हमने। अब आते हैं हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, मैंने शायद यहाँ लिखना मैंने भूल गया, लेकिन आप लोग इसको जब नोट्स बनाए तो इसमें इस तरीके से लिखना, मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाता है, और मॉलिक्यूलर क्या बोला जाता है इसको, वेट, कुछ भी बोल दो। इसी तरीके से, क्योंकि जैसे एटमिक मास 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मोल की मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, मोल से ही रिलेटेड आता है मोलर, तो इसको मोलर मास भी बोला जाता है और मोलर वेट भी बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इन सब का मतलब एक ही, 4 नाम हो गए, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास और मोलर वेट। ठीक है, तो चारों का मतलब एक ही है। तो नोट बनाओ तो उसमें भी इस तरीके से लिख लेना, कंफ्यूज ना हो ताकि।
तो यहाँ पर मैंने बात करी मोलर मास की। तो जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, उसकी डेफिनेशन लिखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। सेम एटॉमिक मास जैसे हमने डिफाइन करा था, सेम मॉलिक्यूलर मास वैसे ही डिफाइन करा है। मॉलिक्यूलर मास भी एक मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनके मास को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मास में हमने ये बोला था कि मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो एक मोल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबकी मास का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल की सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन H2। तो H2 का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब देखना, ये एक हाइड्रोजन एटम है प्लस ये एक हाइड्रोजन एटम है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाया उसने, H2 बनाया या H2 मॉलिक्यूल बना लिया इस तरीके से बॉन्ड बना के। तो एक हाइड्रोजन में हमें पता है एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये होगा। ये एक हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन कंबाइन होके उसने क्या बनाया, ये एक मॉलिक्यूल बनाया जिसके अंदर दो तो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो अब मेरे को ये H2 बन गया, ये इंडिविजुअल एटम थे। तो इस मॉलिक्यूल का मास अब मुझे पता करना है। तो मॉलिक्यूल के मास में क्या हो गया, अब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो प्रोटॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे दो प्रोटॉन का मास और दो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है, नहीं ठीक है। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जैसे एटॉमिक मास 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, वैसे मॉलिक्यूलर मास भी किसके लिए डिफाइन होगा, 1 मोल के लिए डिफाइन होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा मैंने, क्योंकि H2 का मतलब क्या हो गया, दो हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए मैंने लिखा 2, ठीक है। तो H2 का मतलब क्या हो गया भाई, ऐसे कैलकुलेट कर लूँ या मैं इन दोनों को अलग अलग करके ऐड करूँ तो भी तो क्या रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा। तो मैंने क्या करा, एक मॉलिक्यूल का मतलब या तो इसका मास लिख दूँ मैं, या फिर क्या करूँ, दो हाइड्रोजन एटम का मास लिख दूँ, यानी तो 2 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि 1 मोल के अंदर क्या होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर 2 इंटू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। इसको ऐसा समझ लो कि भाई H2 हमारे पास क्या है, ये तो है मॉलिक्यूल, और सिर्फ हाइड्रोजन ये क्या है, एटम। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 2 हाइड्रोजन एटम, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो सिंगल हाइड्रोजन एटम है और ये सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, लेकिन सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को दो हाइड्रोजन एटम भी तो बोल सकता हूँ। तो बस वही लिखा है, जब मुझे मास कैलकुलेट करना है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो मैं उसको दो हाइड्रोजन एटम का मास भी बोल सकता हूँ। तो अगर मैंने 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास। तो 2 तो ये एज इट इज, और हमें पता है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास हम लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आता है, 1 ग्राम। वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर आता है 1 मोल, यानी 1 मोल प्रोटॉन के मास के बराबर होता है 1 ग्राम, तो वो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल सा ये तो हुआ किस तरीके से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये आया। अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल सा, जैसे मैंने लिया P4, ठीक है, फॉस्फोरस। तो इसमें बस देखना एटम कितने, 4, तो 4 लिखा, और एक फॉस्फोरस एटम का मास कितना होता है, 31, तो 4 इंटू 31 124 ग्राम। मुझे CO2 के लिए कैलकुलेट करना है, तो इस CO2 के अंदर कार्बन कितना, 1, तो एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो 1 इंटू 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो किसी भी मॉलिक्यूल का आपको मास अब डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। ये तो डेफिनेशन कैसा ही है, कैसे हमने कैलकुलेट करा वो चीज़ें, और डायरेक्ट अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, भले वो सेम टाइप के हो या अलग अलग टाइप के हो, उन सबको क्या कर देना, सम। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ एटम का मास कितना होगा, 1, तो दो है तो कितना होगा, 1 + 1 2, तो भी कितना आना, 2। एक फॉस्फोरस का होना 31, तो 31 + 31 + 31 + 31, 4 बार करेंगे तो 4 इंटू कर दिया। एक कार्बन का मास और दो ऑक्सीजन का मास, तो 2 इंटू, ठीक है। तो सिंपल से बेसिक से मैथमेटिक्स है, और इस तरीके से मोलर मास तो आप, ठीक है, छोटी क्लास में बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब एक भी चीज़ में ध्यान रखना, सेम 2 फॉर्मूले जैसे हमने क्या करा था, एटम के अंदर डेराइव करे थे,
कि अगर हमें एटम दे रखा है, उनके नंबर दे रखे कि इतने नंबर ऑफ एटम है, तो उससे भी हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें एटम का जैसे मास दे रखा है, उसी तरीके से मॉलिक्यूल का मास दे रखा हो, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के नंबर दे रखे हो, तो वहाँ से भी मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का अगर हमें फाइनल मास दे रखा हो, तो उससे भी हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला था 2 फॉर्मूले हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कोई नया फॉर्मूले नहीं लिखे मैंने, सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम लिखा था, मैंने बोला तो कुछ भी हो सकता है, एटम जगह मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, एनी सब्सटेंस। तो फॉर्मूला अभी भी सेम है कि गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल के अंदर Na पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, Na से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हमें गिवन मास ऑफ एटम लिखा था और नीचे हमने क्या लिखा था, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट या सब्सटेंस, तो लेकिन यहाँ अब क्या आ गया, बस चेंज होकर मॉलिक्यूल आ गया, तो गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। और मॉलिकुलर मास लिखो या मोलर मास लिखो, दोनों सेम है, वो मैं बता चुका हूँ ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी भी फॉर्मूला में इनको अलग नहीं बोलूँगा, ये अभी भी वही 2 फॉर्मूले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। 4 फॉर्मूले की मैंने बात करी थी, तो ये 2 + 2 करके 4 नहीं हुए, अभी भी 2 फॉर्मूले, बस जिस सब्सटेंस के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम लिख देंगे। यानी वह एटम लिखते थे, तो यहाँ मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूल लिख देंगे। तो फॉर्मूले अभी भी ये क्या, वही है। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, और इस पर आज हम कुछ न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन हमारे लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज C12H22O11। ठीक है, हमें 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज दे रखा है, तो हमें बताना है इस अमाउंट में जो हमें वेट सुक्रोज दे रखा है, उस सुक्रोज के वेट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मोल कॉन्सेप्ट में करने होते हैं। तो कहीं पे वेट दे रखा होगा, नंबर पूछ लेगा, कहीं नंबर दे रखा होगा, वेट पूछ लेगा, कहीं मोल पूछ लेगा। तो अल्टीमेटली बेसिक सी बात इतनी है, जो फॉर्मूले लिखे मैंने मोल के फॉर्म में लिखे। तो हर क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो मोल कैलकुलेट कर लो। नंबर से भी मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, और मास से भी या वेट से भी मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता दिया। अब मोल का फायदा ये है कि मोल अगर आपने कैलकुलेट कर ली है, तो हमें पता है 1 मोल का मास किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का कितना होगा, उसके एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास के बराबर। और 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, नंबर की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो 2 चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करें, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें और देखो कितना कर पा रहे हो। पूरा कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है चैप्टर, और बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा सिंपल सा चैप्टर है। अक्सर बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बेसिक्स थोड़े उनके क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो बहुत स्टार्टिंग लेक्चर, शुरू के 1-2 लेक्चर, 3 लेक्चर में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके बेस स्ट्रांग हो जाए, कोई डाउट ना रहे। डाउट नहीं रहेगा तो वैसे भी इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें, बाकी प्रैक्टिस हम कर ही लेंगे क्वेश्चंस की। तो जल्दी से कर ले सॉल्व, फिर हम देखते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पॉज करके कई लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन दे रखी है उसको हम देख लेता हूँ। तो हमें दे रखा है सुक्रोज दे रखा है। ठीक है, तो सुक्रोज का मॉलिकुलर वेट हमें दे रखा है मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C12H22O11। ठीक है, तो अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो हमें दे रखे होंगे, उनका मॉलिकुलर वेट या मोलर मास हमें गिवन नहीं होता, वो हमें खुद से क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो पहले तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसका गिवन वेट दे रखा है। ये लिख ले इसको, गिवन वेट या गिवन मास कुछ भी लिख ले। ठीक है, मास वेट में, ठीक है, एटलीस्ट केमिस्ट्री में इसको लेके कंफ्यूज मत होना। फिजिक्स में मास और वेट को अलग अलग कर लेना, लेकिन केमिस्ट्री में, ठीक है, बोलने में और यूज़ करने में हम एक ही चीज़ मान के चलते हैं। ये तो हो गया इसका गिवन मास सुक्रोज का 6.84 मिलीग्राम। अब इसको, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख लें, क्योंकि हमें क्या होता है, वेट जो होता है एटम का या मॉलिक्यूल का होता है, उसको हम जनरली किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते। तो मिलीग्राम में है, तो इसको कैसे लिख लो, 6.84 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ ग्राम। अब बात करते हैं, ये तो हो गया गिवन मास। अब एक हिडन इन्फॉर्मेशन होती है इसका मोलर मास या मॉलिकुलर मास। हिडन कैसे,
क्योंकि अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है तो क्या हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का? बिल्कुल, अभी वही हमने देखा था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करें ग्लूकोज की, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे तो इससे हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने बताया था 12 कार्बन एटम और एक कार्बन एटम का कितना होता है 12 प्लस 22 हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है प्लस 11 हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम का मास 16, ठीक है। तो सबको कैलकुलेट ऐड करके लें मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 342 ग्राम, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ये तो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते हम लोग को तो वैसे भी डायरेक्ट याद हो जाता है और आपको भी याद हो जाएगा। CO2 का 44, ठीक है, O2 का H2SO4 का कितना होता है 98। तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे प्रैक्टिस में, तो खुद से भी आप लोगों को डायरेक्ट याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाकी हम कैसे कैलकुलेट करना मैंने बता दिया है। तो यहाँ से हमने मोलर मास इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इस वेट में ये एटम्स कितने होंगे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, अभी तक किसी को नहीं समझ में आया। ये एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11। ये पूछा इसने, लेकिन एक मॉलिक्यूल में नहीं पूछा है। इसने पूछा है इतने वेट में कितने मॉलिक्यूल होंगे, उसमें बताना है। यानी तो मैं क्या करूँ, इस वेट को जो दे रखा इसको किस में कन्वर्ट कर लूँ, मोल के अंदर। तो मोल के अंदर मुझे पता लग जाएगा 1 मोल में कितने होते हैं Na पार्टिकल्स या Na मॉलिक्यूल होंगे। तो अगर मान लो 3 मोल आए तो 3 Na कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ क्या पता लग जाएंगे, मॉलिक्यूल। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग जाएंगे तो पता लग जाएगा एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो उन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को इंडिविजुअल इनसे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो आई होप कुछ आइडिया लगा होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो देखते हैं इसको, ठीक है। पूरा प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब इसमें हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, गिवन मास हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है। अब मैंने बोला कुछ नहीं समझ में आया तो मोल कैलकुलेट कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि मोल कितने हैं सुक्रोज के वो मुझे पता हो। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और मोल्स कैलकुलेट करने के अभी हमने दो ही फॉर्मूले देखे, एक नंबर से और एक वेट से। तो हमें नंबर तो नहीं दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा, वेट। तो वेट या गिवन मास कुछ भी बोलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास मुझे दे दिया 6.84 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 342 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस चला जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स इसके आ जाएंगे। अब दूसरा, अब ये तो मुझे पता लग गया कि सुक्रोज के मोल कितने हैं। मुझे पता है 1 मोल के अंदर किसी भी एटम होगा तो उतने Na एटम्स होते हैं, या मॉलिक्यूल हो तो उतने ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल। तो इतने मोल में कितने होंगे, तो इसको क्या कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें। या फिर फॉर्मूले से करना चाहो तो कर लो, मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, सॉरी, ठीक है। तो कैसे भी आप उसको कर सकते हैं। तो हमें पता है दूसरा फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो इसमें हमें मोल पता है, Na पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, तो ये हो जाएगा मोल इंटू Na। तो डायरेक्ट लिख दो 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू Na, ठीक है। तो कैलकुलेशन जितनी कम हो उतनी कम करा करो, फाइनल आंसर में जो भी कैंसिल आउट हो उसको कर लिया करो, ठीक है। बाकी इसी फॉर्म में रहने दिया करो। तो ये हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, इसके मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। और ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है तो मैंने बोला था सिंप्लीफाइड वे में रखो इनको। तो 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, पूरा करने की जरूरत नहीं, 6.023 कैलकुलेशन में सिंपल 6 लिखो इंटू 10⁻23। तो ये जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे किसके, सुक्रोज के। तो ये हमें पता लग गया सुक्रोज के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मुझे पता करना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम। एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 12 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम हो गए, इनसे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर
क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज। ठीक है, क्योंकि ये है क्या, ये 6.84 ग्राम में तो इतने मॉलिक्यूल है, तो बात एक ही है। या तो मैं ऐसे लिख दो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज, या टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1.2 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन है, तो 12 इंटू मॉलिक्यूल कितने निकाल लिए हमने, 1.2 इंटू 10⁻19। तो ये टोटल क्या आ जाएंगे, कार्बन के एटम्स आ जाएंगे ये। ठीक है, तो 12 इंटू 1.2 इंटू 10⁻19 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कर लो, सिंपली सा कैलकुलेट कर लो, बाकी तो इसमें कुछ और बचा नहीं है। इसी तरीके से तो यहाँ से इसको ऐसे तरीके से भी लिख लो, कितना 1.44 इंटू 10⁻, ठीक है, इसको करोगे तो 144 आएगा, और एक डेसिमल इस तरफ और किसका हो गया तो 20 हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ, सिर्फ अब क्या लिख दो यहाँ कार्बन की जगह, हाइड्रोजन एटम इन 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हैं, 22 मॉलिक्यूल, सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज के अंदर 22 हाइड्रोजन एटम है। तो इतने नंबर ऑफ 1.2 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल के अंदर कितना हाइड्रोजन एटम हो, तो इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कुछ अलग सी बात नहीं है, सिंपल सी यूनिटरी मेथड या बेसिक मैथमेटिक्स है ना, वही मोल कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस नाम थोड़े से अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बच्चों को स्टार्टिंग में अजीब सा लगता है। बाकी सब लॉजिकल्स क्वेश्चन है जो हम 8, 9, 7, 8, 9, 10 तक जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर ले तो इसका आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली लास्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के बाद कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन एटम इन 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 1.2 इंटू 10⁻19। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.32 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन है लॉजिकली सिंपल। हमें जो भी चीज़ दे रही है उसको सबसे पहले क्या करें, मोल में कन्वर्ट कर ले, मोल से सारी चीज़ें रिलेट करना आसान हो जाता है। तो जो हमें वेट दे रखा था उस वेट को हमने क्या करा, मोल में कन्वर्ट कर लिया कि सुक्रोज के मोल कितने हैं, और एक मोल में हमें पता है Na मॉलिक्यूल होता है, तो हमने इसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, और ये टोटल मॉलिक्यूल आ गए। तो हमें पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन एटम होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, 12 से मल्टीप्लाई, फिर हाइड्रोजन 22 है तो 22 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो जल्दी से उसको कॉपी कर ले, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ मीथेन शुड बी टेकन सो दैट इट कंटेन 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आई थिंक कई बच्चों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसका आंसर वेरीफाई करते हैं। देखिए, कई लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके, और अभी किसी को नहीं समझ में आया तो सुन ले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसने पूछा है कि व्हाट वेट ऑफ मीथेन शुड बी टेकन सो दैट इट कंटेन 2.4 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीथेन का कितना वेट, ठीक है, मीथेन का कितना वेट है, कितना मास ले ताकि उसके अंदर इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाए। आ रही मेरी बात समझ? तो इसका सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक क्या उसको एक बार समझ ले, कि हमें जो इसमें दे रखा है कि मीथेन जो है, मीथेन का फॉर्मूला भी दे दिया CH4।
अब इसमें बोला है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसके 2.4 इंटू 10⁻24 एटम से, यानी किसके, हाइड्रोजन के। अब ये बोल रहा है इतने हाइड्रोजन के एटम हमें चाहिए, यानी इतने हाइड्रोजन के एटम आने चाहिए। तो इतने हाइड्रोजन के एटम आए तो उसके लिए हमें मीथेन का मास कितना लेना होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है एक मीथेन बनाने के लिए एक कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, ठीक है। तो कार्बन के बारे में तो हमें कुछ नहीं बोला, हमें तो हाइड्रोजन के बारे में बोला है, तो हम हाइड्रोजन से रिलेट कर सकते हैं कि मैं बोल सकता हूँ एक मीथेन का मॉलिक्यूल मुझे बनाना है तो उसके लिए कितने, 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो अगर सिंपल सा इसका लॉजिक समझना, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 20 हाइड्रोजन एटम है तो कितने मीथेन के मॉलिक्यूल बन सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल CH4 मीथेन बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो 20 हाइड्रोजन से 4 + 4 + 4, ठीक है, तो कितने, 5। 20 हाइड्रोजन एटम से कितने बन जाएंगे, 5 CH4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 5 कैसे बने, क्योंकि मुझे पता है 4 हाइड्रोजन से एक CH4 बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन से कितना बनेगा, 1/CH4। तो अगर मेरे पास 20 हाइड्रोजन है तो 20 / 4 = 5 CH4। ऐसे ही तो है, बस वही लॉजिक यहाँ लगाना है। तो मैं सेम यहाँ पर बोल दूँ 20 की जगह इसको क्या कर दूँ, 2.4 इंटू 10⁻24 हाइड्रोजन एटम से कितने CH4 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4। भाई ये तो टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम है, और 4 मिनिमम हमें हाइड्रोजन एटम चाहिए CH4 बनाने के लिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻, कितना, 23। आ रही मेरी बात समझ में, लॉजिक समझ में आया होगा, कई लोगों ने कर लिया होगा इसको, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा तो ये मैंने बता दिया लॉजिक किस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब आइए देखते, जिन लोगों ने नहीं करा हो तो हम इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम दे रखे, यानी कि इतने हाइड्रोजन एटम होंगे। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इतने हाइड्रोजन एटम मिलके कितने मीथेन के मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ मीथेन, दैट इज CH4 मॉलिक्यूल। क्योंकि CH4 क्या, एक मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना, कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से। तो ये तो क्या हो गए, नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो 2.4 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और CH4 बनाने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करा, लॉजिक मैंने यूनिटरी मेथड से अभी समझा ही दिया, ठीक है, अलग से। तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो मुझे पता लग गया कि इतने मुझे हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो इतने मुझे कितने क्या चाहिए होंगे, मीथेन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। तो बस इन मीथेन के मॉलिक्यूल का अब क्या निकाल ले, मास निकाल ले। और कैसे निकालेंगे, इसको मोल में कन्वर्ट करके। तो हमें पता है मोल्स कन्वर्ट करना। अब ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय Na। सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू भी कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻23। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे इसलिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा ये तो 1 मोल आ गया। अब मुझे भाई जो पहले मेरे पास हाइड्रोजन एटम जितने चाहिए तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कि मुझे मीथेन के मॉलिक्यूल की कितनी ज़रूरत होगी। उस मीथेन के मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट कर लिया मोल के अंदर। अब मोल आ गया तो अब मुझे वेट पूछा मीथेन का, तो बस हम इसको वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक तरीके से क्या, मोल ऑफ मीथेन कितना हो गया, 1, और 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के तो बराबर होगा। तो बस मास या फिर, ठीक है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम।
16 ग्राम कैसा है, क्योंकि CH4 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक कार्बन और कार्बन का एक कार्बन एटम का मास 12 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम और एक का एटॉमिक मास 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना 16 ग्राम। आ रही बात समझ में। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सॉल्यूशंस बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है, वो आप डिपेंड करता है कितना आप सोच पाते हो। तो सब थोड़ा सा ठीक है आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, जिसकी जितनी अच्छी होगी उतना जल्दी क्या होगा, उसका सॉल्यूशन छोटा होगा और फास्ट भी होगा, ठीक है। लॉजिक्स आपको समझ में आनी चाहिए। तो जल्दी से कॉपी कर ले, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन सो दैट इट कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आई होप कई लोग उन्हें सॉल्व कर लिया होगा। तो वापस से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकली सोचे तो इसका लॉजिक क्या मैं समझाता हूँ कि हमें दे दिया व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन। इथेन, ठीक है, एक तो कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा कि इथेन क्या है। तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, C2H6 इसका फॉर्मूला होता है। तो इथेन, what mass of ethane should be taken so that it contain same number of hydrogen as in 80 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो इथेन बना है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन से, मीथेन बना 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन से, एक ये मीथेन का मॉलिक्यूल, ये इथेन का मॉलिक्यूल। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 80 ग्राम जो मीथेन ले रहा हूँ उसमें जितने हाइड्रोजन एटम होंगे एग्जैक्टली सेम उतने ही हाइड्रोजन एटम इथेन में आ रहे हैं। तो दोनों के अंदर हाइड्रोजन एटम अगर सेम हो रहे तब इथेन का उसके अंदर मास कितना होगा। आ रही बात समझ में। मीथेन का मैं मास दे रखा है, उस मास के अकॉर्डिंग कुछ मीथेन के क्या होंगे, मोल्स होंगे या उसके कुछ मॉलिक्यूल होंगे, और उस मॉलिक्यूल के अंदर उस हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो उस हाइड्रोजन एटम जितने हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल इसमें मान लो 70 हाइड्रोजन एटम, तो 70 हाइड्रोजन एटम ही किसमें, इथेन में। तो इथेन बनाने के लिए 70 हाइड्रोजन एटम कितने मॉलिक्यूल बनाएगा वो अभी कैसे कैलकुलेट करना है, एक लास्ट क्वेश्चन हमने कराया था। उस जितने भी मॉलिक्यूल इथेन के बने उनका टोटल का क्या बताना, हमें मास बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आई होप कई लोगों को समझ में आया होगा लॉजिक कैसे करना है, और कई लोग कर भी चुके होंगे, है ना। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। देखिए इसी क्वेश्चन को करने में 2 या 3 पेज भी बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है लोगों को बहुत सारी कैलकुलेशन करना पड़े। मैं लॉजिकल कैसे, ठीक है, मेरा काम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन सिखाना नहीं। ठीक है, वो 10 तक तुम करते हुए आ चुके हो, मुझसे फार बेटर कर सकते हो, मेरे से फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, टेबल्स वगैरह सबको आपको आते होंगे। मेरा काम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना, लॉजिक समझाना, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये सब चीज़ें सिखाना। क्योंकि अब हम तैयारी कर रहे हैं नीट और जेईई की कंपटीशन की। ठीक है, तो हमारा काम ये नहीं है कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट आता है, एडिशन का कितना फास्ट आता है, वो तो तब कर पाओगे जब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे कि अटेम्प्ट करना कैसा है। तो अगर मैं कहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ टाइम, वीडियो लेक्चर में टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में। मेरा काम है लॉजिक्स और अप्रोच क्वेश्चन को समझाना है, जो आपकी टेंडेंसी, थिंकिंग एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग डेवलप होगी। तो देखिए इसमें मेरे पास जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिखा हूँ। क्या बेसिक से इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इस तरीके से लिख देता हूँ, इन n मोल्स ऑफ C2H6। ठीक है, मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n लिखा, उसके सबस्क्रिप्ट में C2H। ठीक है, नोटेशन से ये भी आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आप भी सीखोगे किस तरीके से लिखा है। मोल्स को n, स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में हो सकता नहीं बताया, तो ध्यान रखना, जो n होता है उसको मोल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। C2H6 मतलब मोल ऑफ C2H6। तो कैसे भी बोल दो, वेट के फॉर्म में लिखना चाहता है कई लोगों ने लिखा हो तो भी कोई गलत नहीं है, मोल्स के फॉर्म में लिखना चाहता है तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना चाहता है तो भी कोई गलत नहीं, अपना अपना तरीका लिखने का।
तो मैंने बोला कि हर चीज़ को मोल से रिलेट करो ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मोल्स ऑफ C2H6 हमें नहीं पता है, तो मैंने मान लिया n मोल्स है। इस मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n मोल ऑफ CH4। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज हो रहा होगा सर इधर भी n मोल ले ली, इधर भी n मोल ले। ये n जनरल है, अब ये 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना पता है कि C2H6 के अंदर जितने हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही CH4 के हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, सेम होंगे। अब सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मोल्स ऑफ C2H6 मुझे नहीं पता कितने C2H6 के मोल है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने मान दिया n मोल्स है उसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो 50 मोल्स हो गए, मोल पता लग गया C2H6 के। अब एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल C2H6 होंगे, Na के बराबर। एक मोल के अंदर Na होता है तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 इंटू Na, तो बस वही लिख रहा हूँ मैं, इंटू Na। ये सिर्फ मोल ऑफ क्या बता रहा है, C2H6। अब क्या बता रहा है, ये दोनों क्वांटिटी मिलके बता रहा है मॉलिक्यूल ऑफ C2H6। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 बता रहा है। इसके अंदर अब मैं क्या कर दे रहा हूँ कि अगर मुझे टोटल मॉलिक्यूल ऑफ C2H6 पता लग गया तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 हाइड्रोजन एटम है, तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग गया, तो इनटू क्या कर दूँ, इसको 6 कर दूँ यानी। ठीक है, आई होप समझ में आएगा कैसे लिखा मैंने, फिर से सुन लेना ध्यान से। मुझे नहीं पता कि C2H6 इथेन के मॉलिक्यूल या मोल कितने हैं, तो मैंने बोला कि n मोल C2H6 से एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल होता है, तो n मतलब 5 मोल होंगे, तो 5 Na 50 होंगे, तो 50 Na, तो n मोल्स के लिए n इंटू Na। तो ये पता लग गया मॉलिक्यूल ऑफ C2H6। अब ये टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके पता लगे, C2H6 के। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मूले से हमें पता है कितने, 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, इंटू 6। तो अल्टीमेटली पूरी वैल्यू किसकी निकली, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथेन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मास हमें पता है तो एक्स ग्राम मान लो उसके लिए। ठीक है, तो कई बच्चों ने एक्स ग्राम मान के भी करा होगा। इज इक्वल्स टू, सेम इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, मोल्स ऑफ CH4 मल्टीप्लाई बाय Na। तो अब मुझे पता लग गया मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से, और अब मुझे पता लग गया 4 से मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, अब देखना ये Na से ये Na तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, इसको भी करना होता तो ये 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे अब मेरे पास मोल मुझे नहीं पता C2H6 के मोल कितने, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे मोल्स ऑफ CH4 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई Na से Na तो कैंसिल हो गया, ये 2 इधर लिखा, 3 इधर आ जाएगा नीचे। अब हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन दे रखा वो हमें देखना है। देखो जो C2H6 से ये क्या है, मोल का फॉर्मूला है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन या मॉलिकुलर वेट, या क्या बोलते हैं मास अपॉन मॉलिकुलर। तो मैंने यहाँ बोल दिया वेट ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय कैपिटल M को लिख दिया मैंने मॉलिकुलर वेट ऑफ C2H6। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सारे, लेकिन बोल रहा हूँ तो लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। मोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिकुलर गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मैंने W को बोल दिया गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू, सेम मोल निकालना है मॉलिक्यूल का, तो वेट गिवन वेट ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ मीथेन या मोलर मास ऑफ मीथेन इंटू 2/3। आ रही बात समझ में। अब देखना इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी मेरे पास है। क्या वेट ऑफ इथेन मुझे पता है, वो तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको मैंने लिखा एज इट इज वेट ऑफ इथेन, जो मुझे कैलकुलेट करना है C2H6 को इधर। वेट ऑफ CH4 या मास ऑफ मीथेन वो मुझे दे रखा है 80 ग्राम, तो इसको मैंने लिखा ये 80 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, तो मोलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है, मोलर मास ऑफ मीथेन या CH4, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, MCH4 से। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 × 12, एक कार्बन का प्लस
4 इंटू 1, 4 हाइड्रोजन एटम, एक का मास 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये तो हुआ ग्राम, ये हो गया 16, मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये एज इट इज़ है। इस मोलर मास ऑफ मीथेन को मैं क्या ले जा रहा हूँ इधर, तो मल्टीप्लाई बाई सेम मोलर मास ऑफ इथेन, तो इसको मैंने क्या लिखा MC2H6 से रिप्रेजेंट करा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 30 ग्राम। 12 टू या कितना 24 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 30, तो मल्टीप्लाई बाय 30। आई होप समझ में आया होगा कैसे क्या इक्वेशन लिखी, ठीक है। कुछ मैंने नोटेशंस, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, इस तरीके से लिखे, तो आपको भी ये लिखना आना चाहिए। तो इसको ध्यान से एक बार देख ले, इन सबको कैलकुलेट कर ले, तो फाइनल वेट या मास ऑफ जो क्या पूछा हमें इथेन, वो यही तो पूछा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ इथेन को, ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से नहीं समझ में आया वीडियो को वापस से रिवाइंड करना, फिर ध्यान से सुनना कैसे ये मैंने इक्वेशन बनाई है। बस हमें एक इन्फॉर्मेशन पता थी क्या, कि दोनों के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होंगे, इसका तो हमें गिवन दे दिया 80 ग्राम, इसका मुझे वेट नहीं पता था, तो मैंने मोल के फॉर्म में लिखा, मोल को किस में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा, मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसमें मुझे मोल का फॉर्मूला पता है कि गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो दोनों के लिए वही लिखा मैंने। ये हमें 80 दे रखा है, ये हमें कभी गिवन नहीं होता मोलर मास, वो हमें खुद से कैलकुलेट करना होता है, जो मैंने दोनों का कर लिया कैलकुलेट, और बाकी वेट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करें और एक लास्ट न्यूमेरिकल और देखेंगे, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 3 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिमूव्ड फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2, देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 रिमेनिंग एंड ऑल्सो मास ऑफ रिमेनिंग CO2। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ें और कैलकुलेट करें। ठीक, तो आई होप कई लोग कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है, कई लोगों का अच्छा रिप्लाई है, ठीक है, जिस तरीके से हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पर वही वाली बात है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमारे पास 22 ग्राम CO2 प्रेजेंट थी, उस 22 ग्राम CO2 में से हमने इतने मॉलिक्यूल CO2 के निकाल दिए। दोनों में फ़र्क है, ये वेट दे रखा है और ये नंबर दे रखा है, तो आइदर दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो नंबर में, या दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो वेट में, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ करने की। तो उसने बचा है जो बचेगा उस CO2 का क्या बताना है, या मोल्स भी बताना है, और उस CO2 का हमें मास भी बताना है बचने के बाद। ठीक है, तो मैंने बोला कुछ ना समझ में आया तो सबसे अच्छा क्या है कि सबको किस में कन्वर्ट कर लो मोल्स के अंदर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन जल्दी से। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 इनिशियली प्रेजेंट, कितने इनिशियली हमारे पास CO2 के मोल्स थे। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो मुझे ये दे दिया 22 ग्राम गिवन वेट, और मॉलिकुलर वेट कैसे निकालोगे 44, एक कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा। ठीक है, CO2 का मोलर मास ऑफ CO2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक कार्बन इंटू एक कार्बन एटम का मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो इसको कैलकुलेट करोगे 32 प्लस 12 44 ग्राम। तो वही मैंने लिखा, तो ये तो हो गया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 या 1/2 मोल्स। आगे सेम, अब देखो दो तरीके से, इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लो या इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर में आएगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, इस मोल से मैं क्या इस मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल को वेट में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, 3 तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सोचते हो और कैसे फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तीनों तरीके से करके देखना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अभी मैंने इसको मोल में कन्वर्ट करा, अब मैं क्योंकि ये नंबर है तो इसको अब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल का, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल
मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इनिशियली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू Na। सही है, तो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 लिख रहा हूँ डायरेक्ट Na की जगह, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻23, ये आ गया मेरे पास इनिशियली। तो बस रिमेनिंग मोल्स कितने हो जाएंगे या रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो इनिशियली कितने थे -3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल कर दो। तो इनिशियली हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है ये 3 इंटू 10⁻23 माइनस 3 इंटू 10⁻22, ये हमें इसमें से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2.7 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट, ये तुमने कई लोगों ने 27 भी लिख दिया होगा, 2.7 भी लिख दिया होगा, 0.27, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पावर चेंज हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होना। तो लास्ट में आंसर देख लेना ऑप्शन में कैसा दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज आएगा। तो ये मैंने रिमेनिंग मॉलिक्यूल निकालने CO2 के। अब रिमेनिंग मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूँ, मोल्स में कन्वर्ट करना। तो रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2, तो वापस मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, तो वो 6 इंटू 10⁻23। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 समथिंग अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इतने मोल आ जाएंगे। ये मोल आ गए, तो अब एक तो आ गया मैं मोल कैलकुलेट करने थे रिमेनिंग, वो तो ये आ गए। इनका मास कैलकुलेट करना है, तो एक मोल का मास कितना होता है CO2 का, अभी कैलकुलेट करा 44, तो इतने मोल का क्या होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 0.45 इंटू, ठीक है, एक मोल का मास कितना 44 होता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके। पहला तरीका, ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्यूशन बताया उसको मिक्स तरीके से ले लिया, कि मैंने मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया। एक तरीका क्या है, इस जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसको क्या करो मोल्स में कन्वर्ट कर लो, इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डायरेक्ट आंसर मोल में आ जाएगा। दूसरा तरीका, ये मॉलिक्यूल ये नंबर में मुझे दे रखा है, तो इस वेट को भी क्या करो नंबर में कन्वर्ट कर लो, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ तक मैंने कहा, फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर निकाल के करो। दूसरा, ये जो तीसरा, ये मॉलिक्यूल जो दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, वेट के अंदर कन्वर्ट कर लो, वेट में कन्वर्ट करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इनिशियल में से, और जो आंसर आएगा वेट को वापस किस में कन्वर्ट कर लो, मोल के अंदर। तो ठीक है, रिमेनिंग 2 तरीके वो खुद से ट्राई करके देखना घर से, और चेक करना आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आई होप आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करे, अच्छे न्यूमेरिकल करे, तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा तुम्हारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो एक बार अच्छे से इस लेक्चर को फिर से देखें, और खुद से एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को खुद से बिना देखे सॉल्व करो लॉजिकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस बिना देखे तुम फिर से सॉल्व कर पा रहे हो लॉजिकली, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।